हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 17 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास है ये मैथ का वायरल पेपर जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही छप के आने वाला है, तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है और अपने 80 नंबर आज की वीडियो में क्या करना है, पक्के कर लेना है। अपने 80 के 80 नंबर पूरे पक्के कर लेना है। तो क्या है कोड, एक बार देख लो, 20611। इसके बाद नोट भी बहुत जरूरी है, नोट पढ़ना। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 27 प्रिंटेड पेज। कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 27 प्रिंटेड पेज है, यानी इसको एक बार कंफर्म कर लेना है, मेरा मतलब चेक कर लेना है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। क्वेश्चन पेपर कोड आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगा, उसको क्या करना है, अपनी आंसर बुक में कैंडिडेट को लिखना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेना है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन है या नहीं है। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है, प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिख लेना है, द क्वेश्चन पेपर इन द आंसर बुक। जो भी आपको सीरियल नंबर दिया होगा उसे क्या कर लोगे, आप अपने आंसर बुक में लिख लोगे। पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले, कोई भी आंसर लिखने से पहले। इसके बाद बात आती है कि आपको टोटल 15 मिनट मिलने वाला है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन पेपर पहले 15 मिनट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो 10:15 से लेकर 10:15 से लेकर 10:30 तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना है। और इस बीच में कोई भी चीज लिखा है, क्वेश्चन पेपर ओनली एंड विल नॉट राइट एनी आंसर, कोई भी आंसर नहीं लिखना है आंसर बुक में इस टाइम में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ना है आपको। आगे देखो क्या है, आगे है मैथ बेसिक का पेपर है, 26 में आने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही टाइम कितना मिलेगा आपको, तो 3 घंटे मिलने वाले हैं और 15 मिनट मिल जाएगा आपको पेपर को पढ़ने के लिए, यानी टोटल पेपर हो जाएगा 3 आवर्स 15 मिनट का। और टोटल मार्क्स कितने होंगे जी, तो 80 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है। और आज मैं आपको इस वीडियो में 80 आउट ऑफ 80 पूरा कंफर्म कराने वाला हूं, पूरा पक्के आ जाएंगे तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 नंबर, अगर पूरी वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखते और फॉलो करते हो तो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो एक बार फटाफट इसका हम जनरल इंस्ट्रक्शन भी देख लेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। कि इनको जो भी इंस्ट्रक्शंस है बहुत ध्यान से पढ़ना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चंस। कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस है। आगे बोल रहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे करने जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी डी और ई में डिवाइड है, टोटल 5 सेक्शन में। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कि 1 से लेके 18 तक के जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आगे एंड क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, जो 19 और 20 होने वाला है वो क्या होगा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड का क्वेश्चन होने वाला है फॉर 1 मार्क्स ईच। और हर एक क्वेश्चन क्या होगा, 1 मार्क्स का होगा सेक्शन ए में। पॉइंट नंबर 4, इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 21 एंड 25 तक होगा। कैसे होंगे, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं और कैरिंग 2 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। पॉइंट नंबर 5, इन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 to 31। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 6, इन सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस नंबर 30 to 35 से स्टार्ट होगा, आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच।
और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होगा बच्चों? 5 मार्क्स के लिए होगा। देखते हैं पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 7 में इन सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 36 टू 38 दो क्वेश्चन होने वाले हैं, 36 से लेके 38 तक, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कैरिंग 4 मार्क्स इच, 36, 37, 38 मतलब टोटल 3 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। आगे बोल रहा है इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड, आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स वाले होंगे उसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिल जाएगी केस स्टडी वाले क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 8 देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कोई भी आपको ओवरऑल चॉइस नहीं मिल रही है। क्या मिल रही है? एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड, आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, इस तरीके से मिलेगा। क्या बोला है? इन 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन चॉइस के मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन सी, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन डी, और सेक्शन डी में भी 2 क्वेश्चन, बट 3 क्वेश्चन इन सेक्शन ई, लेकिन 3 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ई में। 3 क्वेश्चन थे ना, और सब में एक एक मिलेगा। यहाँ बोला 2 मार्क्स वाले में, तो 36 में भी एक मिलेगा, 37 में भी मिलेगा और 38 में भी मिलेगा, इस करके 3 मिलते हैं। आगे ड्रॉ नीट डायग्राम्स रिक्वायर्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, अगर आपको डायग्राम की नीड होती है तो नीट एंड क्लीन बनाओ। टेक पाई 22/7, अगर पाई की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है तो 22/7 रख लो सॉरी, अगर आपको जरूरत होती है तो। पॉइंट नंबर 10 है यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउ, कैलकुलेटर का यूज आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, अलाउ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ से। सो स्टूडेंट्स यहां से शुरू होता है अपना सेक्शन ए थोड़ा सा गला खराब है, देर रात में जागने तक और सुबह जल्दी उठने तक, क्या करूं, चलो कोई नहीं। दिस सेक्शन हैज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस सेक्शन में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन में, कैरिंग 1 मार्क्स ईच, है ना, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा, टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग सकता होगा, देखो ठीक है, अब करोगे कैसे, इसके रूट्स फाइंड कैसे करोगे आप सबसे पहला तो काम क्या करना है आपको, इस अंडर रूट को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दोगे, और जब ये रूट दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इतना तो आपको पता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 8, ओके, और ये हो गया इसका स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर का जाएगा, यहां सॉल्व करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो गया 64, और 15 को दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 15। अब 64 में से माइनस कर लूंगा मैं, क्या कर लूंगा, एक्स स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा मेरा 49। अब स्क्वायर है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप सबको पता है अंडर रूट हो जाएगा, तो यहां मैं लिखता हूं, ठीक है, x इज इक्वल टू अंडर रूट में 49, और अंडर रूट में जब x की वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा 7, है ना, 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 7 दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर ए करके आप आगे बढ़ जाओगे, और यहीं आपके 1 नंबर कट जाएंगे। पहले ही गलती हो गई, क्योंकि जब अंडर रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो वो क्या होती है, प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, तो प्लस और माइनस दोनों होगा। क्या ये ऑप्शन में है कहीं x की वैल्यू प्लस 7 माइनस 7, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चे अक्सर जल्दीबाजी में ये गलती करते हैं, पर आपको ये गलती नहीं करनी है, क्लियर है, ऐसे ही करेंगे। नंबर टू में क्या बोल रहा है, सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। चलो इसके लिए एक रफ पेज लेता हूं और आपको बताता हूं कि इसे कैसे सॉल्व करोगे आप। तो देखो बेटा, मैंने ले लिया एक रफ पेज और क्वेश्चन जैसे दिखा है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा मैंने ये बोला है, ये देखा जाए तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड करने वाला ये, और मैंने हमेशा बोला है कि साइन कॉस को कभी चेंज मत करना और सेक कॉसेक को इनके रेसिप्रोकल में चेंज कर लेना, और टेन को भी ऐसे, टेन को साइन अपॉन कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख लेना। तो इसको भी उसी रूल से करेंगे और सारे क्वेश्चन हो जाते हैं।
तो सेक को क्या लिखूंगा मैं, 1/cos, 1/cos a प्लस टेन को क्या लिखूंगा मैं, साइन a अपॉन cos a, साइन a अपॉन cos a लिखूंगा। ये ब्रैकेट में है तो इसे ऐसे ही ब्रैकेट में रहने दूंगा। दूसरा है 1 माइनस साइन a, नो चेंज, हमेशा मैंने बोला है साइन कोस को नो चेंज, तो ये भी रहेगा नो चेंज में। आगे यहां सॉल्व करता हूं, देखो बेस सेम है, एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर हो गया 1 प्लस साइन a और नीचे हो जाएगा कॉस a, कॉस है, और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन a, इसको भी इस तरह ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां आप क्या कर सकते हो, क्या दिमाग काम कर रहा है आपका, यहां क्या दिमाग काम कर रहा है, तो याद रखना इसके अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी नंबर्स के अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूं, पर इससे अपना फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया, तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, और ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, तो मतलब मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या है, कॉस, कॉस a, मतलब कहने का ये मतलब है कि ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया है तो मल्टीप्लाई कर लूंगा तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बना है, और cos a का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो cos a ही आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि इतनी तैयारी तुम्हारी हो चुकी होगी और मैं करा चुका हूँ आपको, और एक क्वेश्चन कितनी बार मैं बता चुका हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या होता है, cos a। अब बताओ, ये तो आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है, तो आप बोलो cos स्क्वायर ए होता है, और अपॉन में क्या है, cos ए, है ना, तो एक cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सिर्फ सर बचा सिर्फ और सिर्फ cos ए, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, cos ए, है कहीं ऑप्शन में सेक साइन कोसेक cos ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया समझ में, ऐसे ही करते हैं हम नेक्स्ट वाला। एक ना क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन अ क्लासरूम ऑन एक्टिविटी रियल नंबर, रियल नंबर पे एक एक्टिविटी है, बाकी सब छोड़ते हैं, इसको क्या हुआ, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर जरा ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, कौन सा इनमें से इरेशनल नहीं है, ऑप्शन देखो कौन सा इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है इसका मतलब क्या होगा, रैशनल नंबर, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा रैशनल नंबर है। ये तो देखो √5 है यहाँ इरेशनल, √7 में इरेशनल, यहाँ अगर ध्यान दो तो ये 2 + 2 अंडर रूट में 9 है, और अंडर रूट में 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, है ना, और ये 2 है तो इस तरीके से 2 हो गया, और ये प्लस का 2 है तो 2 3 2 जा 6 और ये 7 8, और 8 अपना क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, तो यही क्या है, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर नहीं है। अगर आगे चेक करें तो अंडर रूट में 11 आ रहा है जो कि एक क्या है, इरेशनल है, तो कौन सा इरेशनल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, ठीक है, ऐसे ही करेंगे अब हम नंबर फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या बोल रहा है, देखो द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, नेक्स्ट टर्म एपी का क्या होगा, जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, इसके लिए मैं एक रफ पेज लेता हूं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाता हूं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, कि करना कैसे समझ में नहीं आता है। चलो बताता हूं आपको इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा और आप कैसे करोगे, एक रफ पेज लेके। देखो अंडर रूट में 6 है, अंडर रूट में 6 को तो मैं कुछ नहीं लिख सकता, तो अंडर रूट 6 ही लिख दूंगा, इसके फैक्टर नहीं फाइंड हो सकते। पर अगला नंबर 24 है, 24 के मैं फैक्टर फाइंड कर सकता हूँ, जैसे क्या होता है, 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है, और इसे मैं लिख सकता हूँ कि 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ मैं, और 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2। अब यहां से 2 2 का पेयर बाहर आता है, मतलब 2 पेयर बनने चाहिए, जैसे 2 का पेयर बन रहा है, एक पेयर ये, एक पेयर बना, तो ये 2 बाहर आ गया एक, अब तो पेयर बन ही रहा है, 3 का कोई पेयर है नहीं और 2 का कोई पेयर है नहीं, तो इसे अंदर ऐसे ही लिख देंगे, ये हो गया 3 × 2, मतलब आ गया 2 अंडर रूट में 6। ओके, तो अगला नंबर मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट में 6। ऐसे ही नेक्स्ट है 54, 54 को देखो क्या लिख सकता हूं मैं,
50 रोके ना, 9 6 जा 54। अगर यहाँ आप देखो तो 6 को 6 रहने देता हूँ और अंडर रूट में जो 3 है 9 है, तो इसको लिखूंगा मैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 9 के फैक्टर हो गए और ये 6 के फैक्टर। देखो ये पेयर बाहर आ रहा है, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर भी नहीं बन रहा है, तो अंडर रूट में क्या हो गया 6। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3 अंडर रूट में 6। सारा दिमाग यही फाइंड करने में लग जाता है। आगे देखो इजी हो गया। पहला नंबर क्या था 1 अंडर रूट 6, 1 हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है 2 अंडर रूट 6, नेक्स्ट है 3 अंडर रूट 6, तो इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए 4 अंडर रूट 6, ये होना चाहिए। पर ऑप्शन में तो कहीं ये है ही नहीं, तब क्या करें अब हम। तो क्या करना है, देखो ये कब बाहर आया होगा, जब पेयर रहा होगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं, ये हो गया 6 और ये पेयर रहा होगा तभी तो बाहर आया होगा, तो इसको अंदर डाल देता हूं वापस पेयर के फॉर्म में। तो ये हो गया 6 4 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 4 का करना है, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और ये 1 9, अंडर रूट में 96, अंडर रूट में 96। क्या अंडर रूट में 96 है? यस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब ऐसे ही करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या है नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो जब तक कोई भी टीचर क्वेश्चन कराता रहता है ना और बच्चा समझ रहा होता है, तब तक लगता है कि कितना इजी है, लेकिन जब वो खुद करने बैठता है तब समझ में आता है। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि पेन और कॉपी लेके बैठा करो साथ में, अच्छी वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। वरना आप सोचोगे कि चलो ठीक है बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पेपर का दिन आ जाएगा और चीजें हाथ से निकल जाएंगी। अभी तक चीजें तुम्हारी हाथ में है तो उसे छोड़ो मत, करो, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, जरा इसको करके देखो एक बार। क्या बोल रहा है, मुझसे पहले करो, ट्राई करने की कोशिश, ठीक है, कि मुझसे पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद में आंसर चेक कर लिया करो। देखो, इफ P ऑफ इवेंट E प्लस P ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल टू Q दिया है, देन द वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर माइनस 4 इज क्या होगा। तो आपको पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो Q 1 की वैल्यू क्या दी हुई है, Q दी हुई है, और मुझे पता है कि ये 1 होता है, तो यहां मैं 1 रखूंगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 ये क्या हो गया माइनस 3। इतना इजी था, बस समझना था आपको। माइनस 3 है ऑप्शन में कहीं, यस, ऑप्शन नंबर ए ही अपना क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। करते हैं नंबर 6। नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 13 अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 7। अगर इन सबका मैं मल्टीप्लाई करूं, ये हो गया 13, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 5 2 जा 10 हो गया और ये हो गया 35, मतलब ये हो गया 13 अपॉन में 350। तो एक चीज तो देखो क्या बोल रहा है, टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 डेसिमल, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नहीं, टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, फिर क्यों टर्मिनेटिंग देखना है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, बट रिपीटिंग, यस। तो ये इसको जब डिवाइड करूंगा तो ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, ठीक है, बट क्या होगा वैल्यू रिपीट होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोज द पॉलिनोमियल p ऑफ x, p ऑफ x मतलब x की लाइन पे देखना पड़ रहा है, ठीक है, x की लाइन पे देखना है। अगर यहाँ y बोला होता p ऑफ y तो हम y वाली लाइन पे देखते, p ऑफ x बोल रहा है तो कहाँ कट कर रहा है ये 1 2 3, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब जीरोज कितने हो जाएंगे इसके 3, जीरोज क्या हो जाएंगे 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सी क्या हो जाएगा 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th भी हो गया। अब करते हैं हम नंबर 8। नंबर 8 में बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इस जो लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे इफ x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 6। तो देखो सॉल्यूशंस भी वही होंगे जब ये इंटरसेक्ट x पे -5 पे इंटरसेक्ट किया होगा, y पे किया होगा, 6 पे इंटरसेक्ट किया होगा। मतलब अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो हमें इसके कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा जहां इसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो x पे जैसे ये कोई ग्राफ हो गया, ठीक है,
तो x पे -5 वाले पे किया है, ये x की लाइन हो गई, यहाँ -5 पे इंटरसेक्ट किया है, और y पे क्या किया है, 6 पे इंटरसेक्ट किया है। ये अगर इसको इस तरीके से मिला लूं तो यही कोई पॉइंट होगा, ये कोई पॉइंट इस तरीके से होगा, और इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से कट किया होगा, x पे -5 और y पे 6, मतलब यहाँ दूसरे को मिल रहा है, तो x, y ही इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, यही कोऑर्डिनेट होगा सॉल्यूशन का। तो x की वैल्यू दी हुई है -5 और y की वैल्यू दी हुई है 6। इतना इजी है ये, -5, 6, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2, एक रूट उसका 2 है, एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज 0, उसके सम ऑफ रूट्स क्या है, 0 है। तब बताओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक रूट, समझो उस अल्फा और बीटा दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा दो रूट होते हैं, एक रूट उसने अगर 2 दे दिया है और दूसरा वाला मुझे नहीं पता है, तो इसको मैं बीटा ही रखता हूं, ठीक है। अब आगे बोल रहा है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ओके। बोला है सम ऑफ जीरोज, जीरोज कितना है, सम ऑफ रूट्स क्या है, 0 है, तो रूट्स का सम कर लिया तो ये आ गया। अब इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, कितनी बार बता चुका हूं मैं, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। इसमें बस वैल्यू पुट करनी है और अपनी इक्वेशन क्या है, बन के आ जाएगी तुरंत। देखो अब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू तो मुझे पता है कि 0 होता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, तो कैसे निकालूंगा। देखो सम ऑफ जीरोज 0 दिया हुआ है, जबकि मुझे एक जीरोज पता है, मैंने कर लिया कि अल्फा मुझे पता है, यहां वैल्यू पुट करता हूं तो बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये रखा मैंने अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 प्लस बीटा, 2 प्लस बीटा, ये हो गया, और इज इक्वल टू में 0 था, बीटा की वैल्यू निकालना, ये प्लस का था, इधर ट्रांसफर होके माइनस का हो जाएगा। मैं बोलूंगा बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई है -2, बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई है -2, ओके। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -2। अब यहां रखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, 0, तो -0, और ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2 है। सॉल्व करूंगा, ये पार्ट तो 0 है, खत्म हो जाएगा पूरा। एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा, बट साइन क्या आएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो -4। ये हो गई अपनी इक्वेशन जो वो पूछ रहा है, कि जिसके सम ऑफ जीरोज क्या है, रूट्स का सम ऑफ रूट्स क्या है, 0 है, और एक रूट्स दिया था। ये सब कुछ आया समझ में। पहले देखो क्या किया है मैंने, अल्फा बीटा दो रूट्स हो गए, एक अल्फा 2 है और एक को दिया नहीं तो बीटा, सम ऑफ जीरोज कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ट्रांसफर किया है, बीटा की वैल्यू निकल गई। इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला को काम उसमें भी आएगा, पॉलिनोमियल में, जीरोज में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज को ही हम रूट्स बोलते हैं और रूट्स को ही पॉलिनोमियल में हम जीरोज बोलते हैं। तो वैल्यू रखा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो 0 था, 0 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 2 जा 4, माइनस का 4, और ये आ गया फाइनल आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है भी या नहीं है, आ जाओ चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं, एक्स स्क्वायर -2 नहीं, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो, यस ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इफ के 2k minus 1 and 2k plus 1 are the three consecutive terms of an AP, then what is the value of k? What is the value of k? मतलब फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। अब करोगे कैसे, एक रफ पेज लेता हूं और आपको बताता हूं। देखो ये ले लिया मैंने एक रफ पेज। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म बोला है k है, सेकेंड टर्म बोल रहा है 2k minus 1 है, और थर्ड टर्म में 2k plus 1। अब जरा मैं डी निकालने की अगर कोशिश करूं, तो अब बोलोगे सर डी निकालना है आपको, तो आप सेकेंड टर्म में से, सेकेंड टर्म 2k minus 1 है, इसमें से आप माइनस कर लो k को, आपका डी निकल जाएगा, है ना। तो डी जब मैं निकालूंगा तो ये आ गया 2k minus 1, और ये माइनस का k है, ये सॉल्व करूंगा, 2k में से k माइनस करूंगा, तो डी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी k minus 1। क्या मिल गया, k minus 1, 2k में से 1k माइनस हुआ है तो सिर्फ k बच गया, d की वैल्यू मिल गई। अब
डी की वैल्यू से क्या फायदा है? सोचो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म पता करना है, ये नेक्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अगर मुझे फोर्थ टर्म पता करना है सपोज, ठीक है, या फिर मुझे थर्ड टर्म पता करना है, देखो ये थर्ड टर्म, एक नॉन वाला ले लेता हूं, अगर थर्ड टर्म पता करना है मुझे A3, तो आप बोलोगे सर A3 के लिए आप लिख लो A+2D लिख लो, और थर्ड टर्म मुझे पता है कितना है 2k+1, आप चाहे तो यहां से भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहां मैंने रख लिया कि 2k+1 इसकी वैल्यू है, a की वैल्यू k हो गई, प्लस 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू क्या है, k-1 है, तो ये हो गया 2k+1 इज इक्वल टू k प्लस 2 का k में होगा 2k, 2 का -1 में होगा -2, ये भी 2k है, ये 2k से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 इज इक्वल टू हो गया k, और k की वैल्यू क्या हो गई 3, k की वैल्यू क्या हो गई 3। आया समझ में? इतनी बात मेरी आई समझ में आपको? ठीक है, कैसे किया है मैंने? सबसे पहले मैंने d निकाला है, d में से जो नॉन थे, मैंने सपोज ये सेकेंड टर्म के लिए ले लिया होता है, मैं थर्ड टर्म के लिए ले लिया होता, तो थर्ड टर्म के लिए मैंने लिया है, तो थर्ड टर्म के लिए A+2D होता है, तो A3 की मतलब ये थर्ड टर्म मुझे पता है, वैल्यू रख दिया A, फर्स्ट टर्म यहाँ रख दिया, 2 है 2, D की वैल्यू अभी निकाल के आया मैंने, k-1 हो गया, और सॉल्व किया है तो k की वैल्यू 3 आ गई, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमने खत्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द रेशियो इन विच द पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, डिवाइड्स द, ये जो पॉइंट है डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट 4,6 को और 4,8 को, द रेशियो, तो किस रेशियो में करता है? रफ पेज पे समझाता हूं कि आखिर ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। जैसे ये कोई लाइन है, ये लाइन है ए और बी, ये लाइन है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बेटा 4,6 दिया हुआ है, और इसे दिया हुआ है 4,-8। कोई दूसरी लाइन आता है और इसको ये डिवाइड कर देता है, यहाँ इसको मैं कर लेता हूँ P, और ये हो गया 4,0 पे डिवाइड कर दे, तो ये किस रेशियो में डिवाइड किया है, यही वैल्यू पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, पर यहाँ भी समझदारी से काम करना है। सबसे पहले देखो, ये अपना x1 y1, x2 y2, अब बोलोगे ये क्या है, तो ये x और y है, हमेशा उस वैल्यू को प्रेफरेंस ज्यादा दो जिसकी वैल्यू 0 है। मैं चाहूं तो x से भी कर लूं, पर बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो जिससे 0 मिल रहा है वो करो, मतलब डायरेक्टली देखा जाए तो इसकी वैल्यू 0 है, सॉल्व करना इजी होगा। तो मैंने बोला कि m1 और m2 का जो रेशियो होगा वो k/1 होगा, और k की मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, वरना ये MCQs वाला है और इस पे इतना टाइम नहीं लगाना है, 2 मिनट में फटाफट करके हटना इसे साइड, ठीक है, 2 मिनट में खत्म करना है इसको। तो देखो आप लिखते हो सर y के लिए आपने बताया था कि m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में होगा m1 प्लस m2, ठीक है, वैल्यू पुट करूंगा यहाँ, y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू देखना, y की वैल्यू 0 है, m2 की वैल्यू क्या है, m2 1 है, मल्टीप्लाई y1 क्या है मेरा, y1 है 6, यहां लिखा मैंने 6, प्लस का साइन है प्लस, m m1 कितना है k, मल्टीप्लाई m y2 कितना है जी -8 लिख लिया, अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो m1 और m2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो ये हो गया 6, 8 का k में होगा, माइनस का है तो ये होगा -8k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करता हूं, ये प्लस का है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो -8k इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल आउट, k की वैल्यू, अब मैं क्या करूंगा 8 को दूसरी साइड ट्रांसफर कर लूंगा तो मुझे k की वैल्यू मिलती है k इज इक्वल टू 6 अपॉन में 8, 2 से डिवाइड भी हो रहा है, 2 3 जा और 2 4 जा, मतलब k की वैल्यू क्या आई है 3/4, तो रेशियो पूछ रहा था m1 m2 का, तो ये हो गया 3/4, क्या हो गया रेशियो 3/4, इतना इजी है अगर ऐसे आप करते हो तो, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन है भी या नहीं है, 3/4 आया है,
3:4, 3:4, यस, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब ऐसे ही करते हैं हम नंबर 12 वाला, देखते हैं क्या है नंबर 12। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा नीचे दिया हुआ जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखो, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बिल्कुल सही है। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी जब हम ट्रायंगल चैप्टर शुरू करते हैं। तो आगे बोल रहा है टू सिमिलर फिगर आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, नहीं, सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, पर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा ही होगा। अगला बोल रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, जरूरी है क्या सारे रेक्टेंगल सिमिलर होंगे? नहीं। द पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, बिल्कुल नहीं जी, ये भी नहीं। तो क्या बच गया? सिर्फ अपना ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं नंबर 13, देखते हैं नंबर 13 क्या पूछ रहा है आपसे। देखो, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट, इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए यही देखो, फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y के लिए है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब आप बोलोगे कि सर x1 x2 कहाँ दिया है? ये देखो, x1 y1 x2 y2, वैल्यू पुट करता हूं, x1 x2 प्लस करना है, यहाँ लिखूंगा माइनस, और ये भी हो जाएगा -6 अपॉन में 2। यहाँ सॉल्व करता हूँ इसे, ये 9 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 अपॉन में 2, ये हो जाएगा -9 अपॉन 2 ब्रैकेट में, ये हो गया 5 अपॉन 2, डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, यही हमारा आंसर होना चाहिए, -9 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2, -9 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2, यस, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला काम हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन में बी और डी लगभग लगभग सेम सेम दिया है, तो संभल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, माइनस प्लस में उलझना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है यहाँ फॉर्मूला रख लिया। करते हैं ऐसे ही नंबर 14। अब हम नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्कल, सर्कल दिया हुआ है, द नंबर ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू टेंजेंट PQ, इस PQ के पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक बना सकता हूं, इसका नाम इसने PQ दिया है, मैं TQ रख देता हूं। कितने हो सकते हैं पैरेलल? सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इजी लग रहा होगा ना, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई करके आए हो ना, इसीलिए, ठीक है। कोई नहीं, पेपर में आने के चांस है, इजी भले ही लग रहे हैं पर 100% चांस है इन्हीं सब के आने के, ऐसा ही पेपर आने वाला है, ठीक है। नंबर 15 देखो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट, ठीक है। पूछ रहा है कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट, हम एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हैं, एक पॉइंट से। जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ मान लो इसी में ये एक सर्कल है, सर्कल में ये एक टेंजेंट है, तो इस एक पॉइंट से मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूं, यही सवाल है। तो एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, ऑप्शन में है 1, हाँ 15 का हो जाएगा ए, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट में बना सकता हूं। अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 16, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर तुम्हें बहुत इजी लगा हो तो पेश है तुम्हारे लिए नंबर 16, ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है। उठाओ पेन और अपनी कॉपी और करो इसे सॉल्व, जिसे इजी लग रहा होगा। मैंने बोला है ना कि जब तक टीचर कोई क्वेश्चन कराता है तब तक इजी लगता है। करो इसको, देखो एक बार, कर लिया? अब मैं करता हूं, देखो, इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचिंग सेमी सर्कल, ठीक है, कि ये जो सर्कल है ये टच कर रहा है एक सेमी सर्कल को, मतलब अंदर वाला सर्कल बाहर वाले सेमी सर्कल को टच कर रहा है, कहां जी? पॉइंट सी पर। एंड इट्स डायमीटर ए बी एट ओ, और डायमीटर ए बी जो है ओ पर है, और ए बी की लेंथ, मतलब ये लेंथ दी हुई है तुमको 28 पूरी की पूरी, ठीक है। डाया दिया हुआ है 28, अगर डाया 28 है तो मुझे बताना रेडियस 14 हो जाएगा। इससे कोई नाराज तो नहीं है कि कैसे आया? ठीक है, तो ये हो गया 14, मतलब ये भी हो गया 14 और ये भी हो गया 14। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, रेडियस अंदर वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा?
अंदर वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो जरा ये बताओ, अगर ये 14 है सर्कल रेडियस सर्कल का, तो ये भी तो सर्कल का रेडियस है, सेमी सर्कल का रेडियस ही तो है, रेडियस है, तो ये भी 14 होना चाहिए। तो ये सेमी सर्कल का तो रेडियस है, बट अंदर वाले सर्कल का क्या हो रहा है, डायामीटर बन जा रहा है अंदर वाले सर्कल का। जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, देखो इस तरह से अगर इसको कर लूं, इस तरह से पूरा बना लूं मैं, अगर इस तरीके से इसे पूरा बना लूं मैं, ये हो गया पूरा सर्कल। तो अब बोलोगे सर ये तो डायमीटर था, तो ये भी यहां तक पूरा डायमीटर होना चाहिए था, यहां तक ऐसे, ठीक है, पूरा होना चाहिए था। तो ये 14 होगा। तो अब बोलोगे सर ये भी 14 होना चाहिए था। इसी तरीके से मैंने बोला ये 14। तो अंदर वाले सर्कल का क्या हो जा रहा है, ये डाया हो जा रहा है। अगर डाया हो जा रहा है तो रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है, तुम बोलोगे सर रेडियस होता है डाया का हाफ। तो ये 14 है और 14 का हाफ करो तो रेडियस आ गया 7। क्लियर है, आई बात समझ में। देखो एक बार और समझो क्या किया है। ये बड़े वाले सर्कल का सेमी सर्कल है, डाया दिया हुआ है, डाया कर लिया, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरह पूरा बढ़ा लिया आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। तो अगर ये यहां तक डाया है तो ये पूरी यहां तक भी डाया होगी। तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। तो ये हाफ कितना होगा, सिर्फ इतना क्या होगा, 14 होगा। तो ये अंदर वाले सर्कल का तो डाया बन गया ना, यहां तक ये तो डाया बन गया, और इसका पूछ रहा है रेडियस, तो मतलब 14 का हाफ 7। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और देखो ध्यान से, 14 भी दिया हुआ है, 7/2 भी दिया हुआ है, तो गलती नहीं करना है। ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे खतरनाक वाले कि थोड़ा सा स्लिप हुआ तुम्हारा दिमाग तो हो गया एक नंबर स्लिप। आई बात समझ में। नंबर करते हैं 17। द मोड ऑफ नंबर, ये जो नंबर दिए हैं इनका मोड क्या होगा। इजी है, बहुत इजी है। अब मोड से मैं तुमको याद दिला दूं, मोड क्या होता है, तो जो नंबर सबसे मैक्सिमम टाइम आया हो, क्या आया हो, मैक्सिमम टाइम आया हो, बहुत बार रिपीट हुआ हो, वही अपना मोड होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हुआ है जरा मुझे बताओ। ये 3 आया है 1 2 3 बार, 3 आया है 3 बार। अगला 2 आया है 1 2 बार, ये तो हो ही नहीं सकता। 5 1 बार 2 बार नहीं। 4 का देखते हैं, 1 2 3 4, 4 आया है 4 बार, और तो कोई इससे ज्यादा बार आया नहीं है, मतलब 4 ही अपना क्या है, मोड है। 4 ही अपना क्या है, मोड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहा है। अ बैग कंटेन 60 रेड बॉल। चलो जी, एक बैग है उसमें 16 रेड बॉल है, 8 ग्रीन बॉल है, 6 ब्लू बॉल है, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को ऐसा ही निकाला जाता है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले तो टोटल आउटकम कितना है, और ब्लू वाला कितना है, ब्लू हो गया 6, तो ब्लू 6 है, और टोटल कितने हैं, तो प्लस कर लो। देखो 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 हो गया 24, 24 में 6 प्लस करोगे तो ये हो गया अपना 30। टोटल आउटकम सबको प्लस कर लिया 30। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1/5, 1 है क्या, ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब करते हैं 19 वाला ऐसे ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। असर्शन देख लेते हैं। नो टू पॉजिटिव नंबर्स कैन हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज एलसीएम, कि कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है कि जिसका जिसका अच्छा क्या बोल रहा है, नो हैव टू पॉजिटिव नंबर, कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर नहीं है कि जिसका 18 क्या होना चाहिए, एचसीएफ होना चाहिए, और 380 उसका एलसीएम होना चाहिए। क्या ऐसा है पॉसिबल, बोल रहा है नो, नो पॉजिटिव मतलब नहीं होगा, तो बिल्कुल जी नहीं होगा। तो असर्शन अपना हो जाएगा ट्रू, नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका एचसीएफ 18 हो, क्योंकि एचसीएफ 18 लाने के लिए तो सोचो 18 के तो फैक्टर करूंगा ना मैं, जैसे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, फैक्टर आ गए, तो एचसीएफ उसका 18 आना चाहिए और इसके फैक्टर निकाल लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है, एलसीएम इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ, ये भी बिल्कुल ट्रू है, कि बिल्कुल ये भी बात सही है, मतलब असर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू। देखते हैं क्या है ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही है।
आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, सही है, तो ये तो हो गया करेक्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, करेक्ट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20। नंबर 20 देखो, नंबर 20 में है डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 13 यूनिट है। अब आप बोलोगे डिस्टेंस निकालने के लिए तो एक कोऑर्डिनेट आप क्या कर लो, 0,0 कर लो, ये हो गया x1 y1 x2 y2, दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 13 ही आएगा। ठीक है, चलो चेक करके देख लेते हैं आखिर आएगा भी नहीं। ये 0 है तो 5 का स्क्वायर हो जाना चाहिए, ये भी 0 है तो 12 का स्क्वायर हो जाना चाहिए, और दोनों अंडर रूट में आ गया 25 और ये 144, अंडर रूट में प्लस करूंगा तो ये आ गया 169, और 169 का रूट होता है 13। यस, ये तो असर्शन अपना क्या है, ट्रू है। और डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है रीजन। तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब दोनों ही केस में मेरे क्या है, ए वाले ऑप्शन सही है। तो यहां तक मैंने क्या कर लिया, अपने 20 मार्क्स पूरे कंफर्म और पक्के कर लिए। अब ऐसे ही बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी करने वाले हैं अब हम, देखो सेक्शन बी करेंगे अब हम। सेक्शन बी में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी में। देखो सेक्शन बी करने वाले अब हम, दिस सेक्शन हैज 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच, कि इस सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन कितना होगा, 2 मार्क्स के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होता है, इंस्ट्रक्शन पार्ट में मैंने बताया भी था आपको। देखो क्या है, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, वो सम ऑफ जीरो, जिसके जीरोज का सम कितना है, 2√3, और देयर प्रोडक्ट क्या है, 2। अब सॉल्व कैसे करोगे, एक रफ पेज लेता हूं बताता हूं आपको। क्वेश्चन में बोला क्या था, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2√3 है, एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 है। अब पॉलिनोमियल लिखने के लिए बोल रहा है, तो इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, मैंने फॉर्मूला बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैं बता दूं ये पेपर बेसिक का है, ठीक है, ये पेपर जो है बेसिक का है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, ये पेपर है बेसिक का। वैल्यू पुट करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या बेटा, 2√3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 2। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि ये पूछ रहा था। आई बात समझ में। ऐसे ही करते हैं नंबर 22 वाला। 22 में देखो जरा क्या बोल रहा है, 22 में इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2, दोनों की वैल्यू 1/2 है। देन a की वैल्यू और b की वैल्यू बतानी है, जबकि क्या होने चाहिए, अक्यूट एंगल होने चाहिए। कैसे करोगे, देखो जरा इसे, a माइनस b, ये हो गया साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया है, यहां लिख लिया मैंने cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अब यहां इसे हम सॉल्व करेंगे, यहां जरा देखो आप, ये साइन है, साइन a माइनस बी है, ओके, और इसे अगर आप देखो तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए मैंने साइन 30 लिख दिया। वैसे ही cos a प्लस बी, और ये क्या होता है, cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60, तो cos 60 लिख दिया। अब यहां से cos कैंसिल हो गया और यहाँ sin से sin कैंसिल हो गया, ओके। तो मुझे मिलता है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। दोनों में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूंगा और मैं a और b की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। देखो कैसे करोगे इसे आप, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करता हूं मैं, तो a, ये इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, a माइनस बी है इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी है इज इक्वल टू 60। दोनों को सॉल्व करता हूं, प्लस कर लेता हूं मैं,
देखो प्लस कर लेता हूँ, सब माइनस करते हैं, माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक माइनस में ऑलरेडी है, प्लस करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिला 2a इज इक्वल टू, ये हो गया 90, और डिवाइड करूंगा 2 से तो a की वैल्यू हो गई 45, a की वैल्यू क्या हो गई मेरी 45, b की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों में से किसी इक्वेशन में रख सकते हो, b यहां में रख देता हूं a की वैल्यू, तो मुझे मिला है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, ट्रांसफर करूंगा तो b की वैल्यू हो गई 60 माइनस 45 जो कि हो गई 15, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, b की वैल्यू मिल गई मुझे 15। आया समझ में ये पूरा कैसे किया है, एक बार देख लो अच्छे से। पहले तो लिया साइन ए माइनस बी 1/2, कॉस ए प्लस बी 1/2 दिया था, तो ये हो गया साइन 30 की वैल्यू होती है और ये कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, साइन से साइन कैंसिल, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया है, ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई, और दोनों अक्यूट एंगल भी है, मतलब 90 से कम भी है रूल के अकॉर्डिंग। आया समझ में, ऐसी करते हैं नेक्स्ट वाला इसका क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, √2 क्या है, इरेशनल, देन प्रूफ दैट 5 प्लस 3 √2 इज इरेशनल नंबर है, इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली आप करोगे कैसे, एक रफ पेज लेता हूं और आपको समझाता हूं। तो ये देखो, ये ले लिया मैंने एक रफ पेज, और आपको कैसे करना है। सबसे पहला काम, लेट अस सपोज दैट ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, ये क्या है, सपोज लेट अस अज्यूम, लेट us let us assume √2 is रैशनल नंबर, √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट, तब मैं इसे लिख सकता हूं। अच्छा, इसे हमें प्रूफ करना है, ये लिखो पूरा, यहाँ इसको काटना है, इसे प्रूफ करना है, ये तो दिया हुआ है, यहाँ लिखो 5 प्लस 3 √2 एक रैशनल नंबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 3 √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं बोलूंगा P और Q क्या है, तो P एंड Q आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर, ये क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। अब क्या करोगे, देखो √5 है, दूसरे साइड ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया 3 अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू P अपॉन में Q, और ये माइनस का आएगा, प्लस का था, अपॉन में 1 रखा, एलसीएम ले लूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से, तो ये हो गया 3 अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू 1 का P में होगा, P माइनस 5Q अपॉन में हो गया Q, 3 मल्टीप्लाई का था, दूसरे साइड भेज दूंगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 क्या हो गया, P अपॉन 5Q अपॉन में 3Q। अब देखो क्या बोल रहा था, गिवन दैट √2 क्या है, इरेशनल है। अगर ये एक इरेशनल नंबर है, अगर ये एक इरेशनल नंबर है और ये हम देख पा रहे हैं कि एक रैशनल नंबर है, तो हमें बोलूंगा कि कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, सो दैट ये नंबर क्या हो जाएगा, मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको प्रूफ करना है। आ गई बात समझ में, ठीक है। सबसे पहले अज्यूम कर लिया, टारगेट अपना ये था कि अंडर √2 को किसी भी अकेला करना है। अकेला करते ही देखो 5 को इधर भेजा, पहले तो मैंने बोल दिया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। P और Q क्या है मेरे जी, को प्राइम नंबर है। 5 को भेजा, माइनस में आया, एलसीएम लिया, क्या बच गया, 3 √2 बच गया। 3 को ट्रांसफर किया तो ये अपॉन में आ गया, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब ये बोल रहा है कि इरेशनल नंबर है और ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ये हो गया प्रूफ। करते हैं अगला क्वेश्चन अब हम। अच्छा, इसमें आपको ऑप्शन था, ये तो आप ये करो या तो आप ये करो, मैं दोनों करके बताता हूं। अब यहां देखो ये पूछ रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करो और वाई बताओ कि ये क्यों एक कंपोजिट नंबर है। तो पहले सुन लो, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो 1 है, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, एक तो इसका फैक्टर 2 हो जाएगा, एक तो इसका फैक्टर 4 हो जाएगा, तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, ये कंपोजिट नंबर होता है। अब करते कैसे है, यहाँ इसको जरा देखो, यहाँ लिखा है प्लस, तो मैं यहां तक ये पूरा काउंट करूंगा, यहां तक एक नंबर और ये एक। अब दोनों में क्या है,
5 और 5 सेम है, तो मैं करता हूं 5 को कॉमन। 5 को कॉमन करते ही मेरे पास 1 बचेगा, मल्टीप्लाई में 2 बचेगा, मल्टीप्लाई 3 बचेगा और मल्टीप्लाई 4 बचेगा, 5 कॉमन है, मल्टीप्लाई 6 बचेगा, मल्टीप्लाई 7 बचेगा, ठीक है, और प्लस का 5 कॉमन है तो यहां बचेगा 1। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात मेरी आ गई समझ में? अब देखो क्या करोगे, सबका मल्टीप्लाई कर लोगे। 1 का 2 में होगा, 2 1 जा 2, तो ये होगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 हो गया, मल्टीप्लाई में 7 6 जा 42 प्लस में 1, 5 मल्टीप्लाई। अब 24 का 42 में मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इसे मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आता है 1008 आता है, ठीक है, ये आ गया। और इसमें प्लस 1 करना है, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 1009। अब आप देख सकते हो, यहीं से क्रॉस चेक कर सकते हो, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देख सकते हो कि सर इसका फैक्टर तो एक 1 भी आएगा, एक 5 भी आएगा और एक 1009 भी आएगा, जबकि इसके भी कुछ फैक्टर आ सकते हैं, पर आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब मोर देन 2 फैक्टर आ गए। क्या आ गए? मोर देन 2 फैक्टर आ गए। और मोर देन 2 फैक्टर आ गए तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? कैसे किया मैंने? आ जाओ अब करते हैं इसका नंबर 24। 24 वाले में देखो क्या बोला हुआ है। 24 में बोल रहा है कि रूट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, और थीटा की वैल्यू ध्यान रखना है 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको, जरा देखो कैसे करोगे। एक बार पेन और कॉपी खुद से उठाओ और करो। मैंने कितनी बार बोला है कि तुम्हें क्वेश्चन इजी लग रहा हो तो खुद से करके देखो, पता लग जाएगा। खुद से करके देखो इसको, एक बार खुद से करो फिर आंसर चेक करो। मैंने हमेशा बोला बच्चों को कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो, और फिर बेटा बोल रहा हूं मैं आपको, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो। आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, जितना टाइम है उतने को यूज करो और बहुत अच्छे से। ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब क्या करोगे आप, इसे देखो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ। मैं हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई, क्वेश्चन छोटा है क्या जो मल्टीप्लाई करके आप बड़ा बना रहे हो? तो देखो छोटा करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हो गया हाफ रूट थ्री और ये हो गया साइन थीटा, माइनस यहां भी आएगा हाफ और ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। अब जरा मुझे बताना तुम कि ये जो हाफ है, ये किसकी किसी की वैल्यू होती है साइन में? ये साइन में किसी की वैल्यू होती है, एक बार बताओ मुझे। हाँ, साइन किसकी होती है? 30 की होती है, पर अपन को ऐसा करना नहीं है। करना क्या है, देखो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ में, तो ये आएगा √3/2 साइन थीटा माइनस ये हाफ है, कहीं कुछ है नहीं तो ऐसे ही रहने दो, हाफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहां सॉल्व करता हूं मैं। देखो √3/2 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये तो कॉस 30 होता है, कॉस 30 होता है, और ये दिया हुआ है साइन थीटा। ये वाला स्टेप ध्यान से समझना है। इसको मैंने लिखा है, इसको लिखा है कॉस थीटा। थोड़ा सा ऊपर कर लूं क्या मैं? चलो ऊपर कर लेता हूं मैं। देखो माइनस है, माइनस इसे क्या बोलोगे, 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की, और ये हो गया कॉस थीटा। अब हुआ क्या, जरा नोटिस करो इसे, ये बन रहा है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस है तो माइनस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। और ये फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। हाँ, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, यहाँ वहां ठीक है। मैं इसको यहाँ भी तो लिख सकता हूँ और इसको यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
मल्टीप्लाई में है ना, कि 2 का मल्टीप्लाई 5 में करो या 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो, बात तो वही रहनी है। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी का ये क्या हो गया, फॉर्मूला बन रहा है। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो मैं लिखूंगा ये साइन, और ए की वैल्यू क्या है, थीटा को पहले काउंट कर रहा हूं क्योंकि इधर है ना ये, थीटा माइनस 30, थीटा माइनस 30। इतना आया समझ में, मैंने जो बोला है अभी तक, इतनी बात आई तुम्हारे समझ में, ठीक है। यहां देखो, यहां मैंने इसको चेंज किया था, इसको बोला था मैंने cos 30 और ये साइन है, फिर माइनस इसको बोला है sin 30 और साइन a माइनस बी का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, आया समझ में। और ये टोटल इक्वल किसके है, जीरो के है, टोटल इक्वल किसके है, जीरो के है। थोड़ा सा पेज मुझे और ऊपर करना पड़ेगा, इस चीज को यहां लिखता हूं मैं, तो मुझे मिल गया कि साइन थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। एक बार और देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो, देखो एक दो बार देखो इसको, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो यहां हो गया साइन थीटा माइनस 30 ब्रैकेट में डालो, और जीरो को आप क्या लिख सकते हो, जीरो को भी कुछ लिख सकते हो, जरा जीरो को बताओ। जीरो, जीरो किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे सर जीरो तो होती है साइन, साइन में एन पाई, एन पाई, पाई की वैल्यू रख लेंगे यहाँ, एन पाई, पाई की वैल्यू ये काउंट मत करना, पाई की वैल्यू होती है 180, एंगल में 180 होती है, वो वाले पे काउंटिंग चलेगी इसकी, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा मुझे, थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू एन पाई, और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया एन पाई प्लस 30, एन पाई प्लस 30, ये हो गया थीटा की वैल्यू। आई बात समझ में आपको, क्या किया है मैंने, आ गया समझ में। अगर आपको लग रहा है कि सर ये टफ हो रहा है, ये वाला स्टेप नहीं आ रहा है समझ में, तो चलो ऑप्शन नंबर दूसरा, आप क्या करोगे, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, यहीं तक करो, ठीक है, यहीं तक करो। और इसमें अब क्या करोगे, अब देखो यहां होता है साइन थीटा माइनस 30, और आप बोलोगे सर जीरो किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे साइन जीरो की वैल्यू होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा यहां तक, थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो आया, और थीटा की वैल्यू 30 आ गया रेक्टेंगल, ये तो आया होगा समझ में, ये आया होगा, यही करना है एग्जाम में, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये नहीं कर सकते क्या, नहीं मत करना, रहने दो, अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ये वाला करना, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अब क्या किया है एक बार बता देता हूं मैं, देखो अभी तक एक बार और समझा देता हूं मैंने क्या किया टोटल, देखो यहाँ सबसे पहले √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ था, मैंने बोला मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ, हाफ का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ये स्टेप में हाफ का मल्टीप्लाई, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, √3/2 हो गया, साइन थीटा हो गया, -1/2 हो गया, ये कॉस थीटा। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की होती है, और ये साइन थीटा एज इट इज लिखा, माइनस है माइनस लिखा, 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, और ये हो गया कॉस थीटा। अब ये देख पा रहे हो कि ये साइन ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है थीटा, बी की वैल्यू क्या है 30, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया, इसको यहाँ रखा है मैंने। और ये जीरो क्या होता है, जीरो साइन जीरो की वैल्यू होती है, जीरो साइन से साइन कट गया, थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो, और थीटा की वैल्यू 30। उम्मीद करता हूं अब बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका पार्ट बी है, पार्ट ए करना था या पार्ट बी करना था, मैं आपको दोनों बताता हूँ। क्या बोल रहा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा एंड 4 cos क्यूब अल्फा। वैल्यू पुट कर लेता हूँ जैसे दिया हुआ है, टेंशन क्या है, cos अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है भाई साहब, साइन अल्फा दिया हुआ है, तो मुझे तो cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ देखो, चले जाओ इसकी तरफ, ऐसे ये होता है P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनियस, B4 बेस। और यहां याद रखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, SCT, या फिर ऐसे याद रखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। किसको पसंद आया जरूर बताना एक बार, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन क्या होता है, P/H, और साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1/2, और ये होता है P/H, P/H। तो P और H की वैल्यू पता है, मैं बेस निकाल लूंगा, क्या लगाऊंगा मैं, पाइथागोरस लगाऊंगा यहाँ,
यहाँ लगूंगा पाइथागोरस, पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो लिख लेता हूँ पूरा, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा अच्छे से। तो ये हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनियस क्या है मेरा, हाइपोटेनियस है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर है 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस ये हो गया बेस का स्क्वायर, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, और b इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3, और b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अंडर रूट में 3, b की वैल्यू अंडर रूट 3 आ गई, यहां लिख लेता हूं मैं, b की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3, ये हो गया बेस की वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देखो यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं इसको मैं। तो देखो बेटा सारी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, अब यहाँ रखूंगा कॉस 3 हो गया कॉस अल्फा, कॉस क्या होता है यहाँ देखो b अपॉन एच, b अपॉन एच, कॉस होता है b अपॉन एच, तो यहाँ लिखूंगा कॉस b अपॉन एच, और b की वैल्यू क्या है √3, h की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिखूंगा मैं √3 अपॉन में 2, ठीक है अल्फा की वैल्यू, और यहाँ कॉस, कॉस हो गया कॉस 3 अपॉन में 2 माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फा, अल्फा, और ये वैल्यू आई है अल्फा की √3/2, √3 अपॉन 2, और ये इसका बोल रहा है क्यूब करने के लिए, तो क्यूब कर दिया। जरा सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो तो यहाँ लिखा मैंने 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ये आ गया 3 अंडर रूट में 3 अपॉन में हो गया 2 माइनस है 4, इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये डायरेक्ट वैल्यू पुट किया तो कॉस की तो जरूरत है भी नहीं, कॉस की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया ना, इनकी वैल्यू फाइंड करके लिख दिया ना मैंने, तो इसकी जरूरत तो है ही नहीं। तो ये हो गया 3/4, इसका क्यूब करना है तो ये हो गया √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन 4। अब ये कैसे लिखा है मैंने, तो देखो √3 को √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई लिखूंगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 4, और √3 अपॉन 2 को ऐसे ही रहने दिया मैंने। आई बात समझ में, 4 से 4 देखो कैंसिल हो जा रहा है, तो ये हो गया 3 अपॉन में √3 अपॉन 2 माइनस क्या आ गया 3 अपॉन √3 अपॉन में 2, और दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम है, तो ये हो गया कैंसल, आ गया इक्वल किसके 0 के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये तो हो गया एक तरीका इसको सॉल्व करने का, ये ए हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या था सर, दूसरा तरीका भी कोई हो तो बता दो। तो देखो बेटा साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1/2, यहाँ लिखा है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और आपको पता है कि सर साइन अल्फा और 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की होती है, तो साइन से साइन खत्म, और अल्फा इज इक्वल टू 30, अल्फा इज इक्वल टू 30 हो गया, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू रख लो, ये हो गया cos 30 और ये हो गया cos क्यूब 30, वैल्यू पुट करो फिर भी यही आंसर आ जाएगा। दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, और एग्जामिनर आपका एक नंबर भी कट नहीं करेगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम देखना क्वेश्चन नंबर 25, अ चाइल्ड हैज अ डाइस, एक चाइल्ड के पास एक डाइस है जिसके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि ए यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, डी यानी कि प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है, तो ए यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी जी 1/6, और डी यानी कि प्रोबेबिलिटी, अच्छा ए 2 बार है भाई संभल के, दो 2 बार है संभल के, 1 2 बार है, तो ये हो गया 2/6, 2/6 ए के लिए कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के लिए हो गई, ठीक है। फिर डी के लिए पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी के लिए, प्रोबेबिलिटी डी कितनी बार है 1, 1/6, ध्यान से, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, अपना सेक्शन बी भी हो गया पूरा कंप्लीट, सेक्शन बी भी हो गया पूरा कंप्लीट, और अब हम करने वाले हैं सेक्शन सी, अब हम करने वाले हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या बोल रहा है, दिस सेक्शन हैज 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स, कि इसमें 6 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर वाले होने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होगा 3 मार्क्स के लिए होगा, टोटल हो जाएंगे 18 मार्क्स। चलो करते हैं इसको भी।
देखो 26 से स्टार्ट होता है, क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट डायमीटर ऑफ ए बी ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ऑल दोज कोड्स विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट। ये आप कर सकते हो। ऐसे ही 27 वाला भी √3 इरेशनल प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है √2। ठीक है, इसे भी कर लेना आप। अब 29 में अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, ये हो गया आपको पॉलिनोमियल, और इसके बाद आपको अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन फाइंड करना है। आगे बात समझ में। 30 देखते हैं, 30 में क्या दिया हुआ है, पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और वाई की वैल्यू बतानी है आपको। वही फॉर्मूला लगा लेना रेशियो वाला और हो जाएगा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें और भी दिया हुआ है, देखो या तो ये करो या तो ये करो। इसमें बोल रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट वाला लग रहा है, तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया ए का, ये कोऑर्डिनेट हो गया बी का, और ये हो गया पी का। तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। सबसे पहले रेशियो वाले फॉर्मूले से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देना, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करना, यहाँ वाई की वैल्यू पुट करना, टोटल आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फाइनली आंसर मिल जाए। एक सॉल्व हो गया, इसका आंसर मिल गया एक बार। अब बोल रहा है कि के की भी वैल्यू बताओ भाई साहब, के की वैल्यू बताओ। तो मिड पॉइंट वाले थ्योरम से यहाँ से आप के की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो मिड पॉइंट वाले रूल से। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है ऐसा ही 31 में बोल रहा है द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड, एक सर्कल के फॉर्म में प्लेग्राउंड है जिसका एरिया दिया हुआ है ये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब इसको टोटल फेंस करना है, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर और सर्कल के फॉर्म में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर लगा लेना। एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस आपको फाइंड करना है, और जो भी सरकमफ्रेंस आएगा इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देना, फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, एरिया, एरिया दिया है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये एरिया दिया हुआ है। तो यहां से तुम्हें रेडियस निकल जाएगी, रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, फटाफट सॉल्व कर लोगे। इसमें और दे रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर, ये तो है सरफेस एरिया एंड वॉल, नहीं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, फटाफट इसको भी सॉल्व कर लोगे, दो एंगल वाला है। इसके बाद आता है सेक्शन डी, सेक्शन डी, सेक्शन डी, सेक्शन डी में देखो क्या बोल रहा है, दिस सेक्शन हैज 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स इच। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन दी हुई है 32 में, इससे आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेना। मैंने बोला ना ऐसे बॉक्स बनाओगे, और 1 2 और मिनिमम 3, ये x की वैल्यू y की वैल्यू, एक इक्वेशन के लिए। ऐसे ही दूसरे के लिए आप बना लोगे x और y की वैल्यू, और कोऑर्डिनेट में फटाफट ग्राफ में शो कर लोगे। नेक्स्ट है आप और में या तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन है नंबर 33 में देखो, ये है आपका स्विमिंग पूल वीवीआईपी, बिल्कुल ऐसे ही, इसको भी कर लेना आप। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चले हुए और खुद से करना है ये सारे क्वेश्चन अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप कर लोगे इसका 34 क्या है, देखो अ सॉलिड इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जिसका शेप इस तरह से दिया हुआ है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, और रेडियस दिया हुआ है, और हाइट इक्वल है उसके, और फाइंड इसका वॉल्यूम करना है। फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया हेमिस्फीयर, इसके ऊपर बैठा है कोन। ठीक है, ऐसे ही ये स्टैटिस्टिक का कर लेना। यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो गए। तो अब बारी आती है सेक्शन ई की, केस स्टडी वाले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है, इसमें 3 केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, और टोटल आपके होने वाले हैं 12 नंबर के। एक बार देख लो केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी फटाफट। ये पढ़ोगे, पढ़ के क्या करना है, पढ़ने के बाद यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3, इनके जवाब देने हैं आपको फटाफट। ठीक है, या तो ये करो आप, या तो ये 37 इसमें से आप, ये दोनों देखो इसमें ऑप्शन है, इन दोनों में ऑप्शन है, बोला था ना इसमें ऑप्शन होगा, तो या तो ये करो या तो ये करो। इसके बाद आता है 37 में ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको पढ़ के ये क्वेश्चन 1 हो गया। ऐसे ही आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और ये करो या तो ये करो, दोनों में से कोई एक करोगे। लास्ट आता है नंबर 38, लास्ट आता है 38। इसको पूरा आप अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद देखो डायग्राम दिया हुआ है, और डायग्राम के बाद इसका फटाफट से आपको आंसर दे देना है, और यहाँ होता है पूरा पेपर खत्म। और आज के पेपर में मैंने आपको 80 में से 80 पूरा कंफर्म करा दिया है,
पूरे 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अगर वीडियो आपको पूरी पसंद आई होगी और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार, इतना प्यार अपना जरूर दिखाना। और हाँ, कम से कम अगर आप देखो, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ और अब मांग भी नहीं रहा हूँ और कुछ ऐसे नहीं, पर एक चीज जरूर करना। देखो, कहते हैं ना कि मदद करने से दूसरों की मदद हो जाती है, तो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम 2 लोगों को आप ये वीडियो शेयर करना, ज्यादा कुछ नहीं, 2 वीडियो को, ताकि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो पाए। ठीक है, आपका वजह से किसी और का भी भला हो पाए। अगर आप आपके अपने दोस्त हो, क्लास हो, किसी को भी आप कम से कम 2 लोगों को बेटा इस वीडियो को शेयर करना, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई और मैं बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाया। ठीक है, तो क्या करना है, कम से कम 2 लोगों को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। अगर तुम चाहते हो कि ये सारे क्वेश्चन सेक्शन सी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट, ई वाला पार्ट मैं सॉल्व करके बताऊं, तो जरूर बताना इस बारे में मुझे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।